हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2020 में ही रिलीज हुई मूवी पेनिनसुला, जिसे ट्रेन टू बुसान पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेन टू बुसान का सीक्वल है और इसे भी सेम डायरेक्टर योन सांग हो ने ही डायरेक्ट किया है। ये ट्रेन टू बुसान का सीक्वल जरूर है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है और ट्रेन टू बुसान जिन लोगों की फेवरेट है उनके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि उसकी तरह इसमें भी एक्शन के साथ ड्रामा और इमोशन ऐड किया गया है, जो कि कोरियन सिनेमा की खासियत है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इस फिल्म का नाम पेनिनसुला क्यों है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। पेनिनसुला उस लैंड को कहते हैं जिसके 3 साइड्स पर पानी होता है और एक साइड पर लैंड। कोरिया एक पेनिनसुला है जिसके आसपास भी कई छोटे आइलैंड्स हैं, और मूवी का टाइटल पेनिनसुला रखने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ज़ॉम्बी वायरस ट्रेन टू बुसान के टाइम पर फैला था वो पूरे कोरियन पेनिनसुला में फैल चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उसी टाइमलाइन में जब कोरियन पेनिनसुला में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था। हम देखते हैं मरीन कैप्टन जुंग सियोक को, जो कि अपनी बड़ी बहन, उसके हस्बैंड चुलमिन और उनके बेटे डोंग हांग को एक शिप पर लेकर जा रहा था। वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर निकालने वाली थी। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनसे मदद मांगता है। उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। जुंग सियोक देखता है कि उस आदमी के ऊपर बहुत सारा खून लगा था और वो सोचता है कि उसे भी ज़ॉम्बिस ने काट लिया है, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगता है। तब उस आदमी की वाइफ से कहती है कि एटलीस्ट मेरी एक बेटी को ले जाओ, लेकिन जुंग सियोक उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। वो शिप पर पहुंचते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था, लेकिन जुंग सियोक को पता चलता है कि शिप को हांगकांग ले जाया जा रहा है। वो कैप्टन से बात करने जाता है और उसके जाते ही उस कैबिन में एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी को देखकर उस पूरी शिप पर भगदड़ मच जाती है और चुलमिन, जो कि सप्लाईज की लाइन में लगा हुआ था, उसे भी सब पता चल जाता है। जुंग सियोक को एक खबर मिलती है और वो जल्दी से उस कैबिन की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी बहन और नेफ्यू भी उसी कैबिन में थे। उसे ये तो पता चल चुका था कि हालात बिगड़ चुके हैं, फिर भी वो यही प्रे कर रहा था कि उसकी फैमिली को कुछ ना हुआ हो। वो ज़ॉम्बी उसे कैबिन के बाहर ही मिल जाता है। जुंग सियोक उसे शूट कर देता है। वो आगे बढ़ता है और कैबिन में जाकर देखता है कि जितने भी लोग उस कैबिन में थे वो सब इन्फेक्टेड हो चुके थे, इंक्लूडिंग हिज नेफ्यू। डोंग ह्वान इन्फेक्टेड हो चुका था और उसकी मॉम उसे पकड़ कर बैठी थी, लेकिन वो किसी भी वक्त एक ज़ॉम्बी में बदल सकता था और उस कैबिन में पड़े बाकी लोग भी। इसलिए जुंग सियोक अपनी बहन को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। इतने में सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जुंग सियोक उन सभी को मारने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में डोंग ह्वान अपनी मॉम को खाने लगता है। जुंग सियोक ये सब देख रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी चुलमिन भी वहां पहुंच जाता है। जुंग सियोक जल्दी से कैबिन का दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही रोक लेता है। सारे ज़ॉम्बीज उसकी वाइफ को खा रहे थे और वो ये सब देख रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारी घटना 4 साल पहले की थी। उस शिप पर इन्फेक्टेड मिले थे, इसलिए वो आखिरी शिप था जो हांगकांग गया था। इसके बाद किसी भी कंट्री ने कोरिया के लोगों की मदद नहीं की और इसीलिए पूरे कोरियन पेनिनसुला को क्वारंटीन कर दिया गया। और हमें ये भी पता चलता है कि ये वायरस साउथ कोरिया की एक बायो फैक्ट्री से निकला था। अब 4 साल बीत चुके हैं और हमें दिखाए जाते हैं जुंग सियोक और चुलमिन, जो कि हांगकांग में रह रहे थे। वहाँ के लोकल लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उनके पास आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। उनका बॉस उन्हें एक जॉब ऑफर करता है। उन्हें 4 लोगों की टीम बनाकर वापस कोरियन पेनिनसुला में जाना था, जो कि अभी भी क्वारंटाइंड है और ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। पेनिनसुला से उन्हें एक फूड ट्रक बाहर निकालना था, जिसमें कि $20 मिलियन भरे पड़े हैं, और काम पूरा होने के बाद उन चारों को भी 2.5 मिलियन मिलेंगे। प्लस वो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि ज़ॉम्बिस रात में नहीं देख सकते, अंधेरे में वो आवाज़ का सहारा लेते हैं, इसलिए रात को वो आराम से ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की था और इलीगल भी, लेकिन बिना पैसे के उनका कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए वो इस ऑपरेशन के लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें शिप के थ्रू इंचियोन पोर्ट पहुंचाया जाता है और उन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन दिए जाते हैं, जिनसे वापसी के टाइम पर वो शिप को पोर्ट पर बुला सकते हैं। वो एक कार को फिर से चलने लायक बनाते हैं और अपनी लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जिसके पास वो ट्रक था, और उन्हें एक ट्रक मिल भी जाता है, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि वो उन्हीं का ट्रक है या नहीं, इसलिए जुंग सियोक उसे पास से चेक करने जाता है। वो देखता है कि वो ट्रक उनका नहीं था। जुंग सियोक चेक करके वापस आने लगता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि उसके सामने एक गिरी हुई बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे और वो ग्लास था, इसलिए उसका कुछ भरोसा भी नहीं था। जुंग सियोक जल्दी से वापस आकर कार में बैठ जाता है और वो अपनी तलाश जारी रखते हैं। उन्हें एक और ट्रक मिलता है, लेकिन इस बार उसे चेक करने जुंग सियोक अकेला नहीं जाता। उनके साथ चुलमिन और उनका एक और साथी भी जाता है, लेकिन वहाँ वो अकेले नहीं थे, कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था। वो उस ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं और वो कैश से भरा पड़ा था। उन्हें ट्रक मिल चुका था और अब बारी थी वहाँ से निकलने की।
वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो सोचते हैं कि वो मरा पड़ा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच रहे थे। जैसे ही चुलमिन ट्रक के अंदर घुसने लगता है वो उसके ऊपर झपट पड़ता है, जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और पूरे एरिया में उस हॉर्न की आवाज़ गूंज जाती है। इसका मतलब आपको पता ही है कि सारे ज़ॉम्बिस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ये स्लो ज़ॉम्बिस नहीं हैं, ये कोरिया के अल्ट्रा फास्ट ज़ॉम्बिस हैं। जुंग सेओक जल्दी से उस ड्राइवर को मारता है और उनका साथी उस ट्रक को स्टार्ट करने लगता है। इतने में जुंग सेओक बाकी ज़ॉम्बिस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिनती में बहुत ज़्यादा थे। चुलमिन वापस कार में जाकर बैठ जाता है और ट्रक स्टार्ट होते ही जुंग सेओक भी उसमें बैठ जाता है। लाख मुश्किलों के बाद भी वो सक्सेसफुल इस ट्रक को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब बारी थी सैटेलाइट फोन यूज करने की, लेकिन इससे पहले कि वो उसे यूज कर पाते कोई उनके सामने बहुत सारी फ्लेयर्स फेंक देता है, जिस वजह से उन्हें ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि ज़ॉम्बिस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फ्लेयर्स उनके सामने इसीलिए फेंकी गई थी ताकि ज़ॉम्बिस उनका रास्ता ब्लॉक कर दें और ज़ॉम्बिस उनकी तरफ बढ़ने भी लगते हैं। तब वो जल्दी से अपनी गाड़ियां भगाते हैं और जल्दी के चक्कर में ही उनकी कार क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है, जिससे जुंग सेओक सीधा ट्रक से बाहर जा गिरता है। वो देखता है कि उसके तीनों साथी मारे जा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था। चुलमिन जल्दी से ट्रक के पीछे घुस गया था और ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा था, लेकिन जुंग सेओक के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें चेक करे। वो भी ज़ॉम्बिस से घिर चुका था और आखिर में वो भी हार मान लेता है। तभी एक कार आकर उसकी जान बचाती है, जिसे एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी और उसके साथ उसकी छोटी बहन यूजिन बैठी थी। वो जुंग सेओक को कार में बैठाकर उसे वहां से निकालते हैं, लेकिन ज़ॉम्बिस हर जगह थे और जून कैसे सभी ज़ॉम्बिस से बचकर निकलती है ये तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि जून के ड्राइविंग स्किल्स विन डीजल वाले हैं और डायरेक्टर ने जिस तरह ये पूरा सीक्वेंस शूट किया है उनकी भी तारीफ बनती है। ये पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली वाइब है। जून कार को एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है क्योंकि सामने ज़ॉम्बिस का पूरा झुंड था। अब यहाँ यूजिन अपने स्किल्स दिखाती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है जिसपे उसने बहुत ही हैवी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। उससे वो ज़ॉम्बिस का ध्यान बटाती है और वो वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। इतने से ही हमें पता चल जाता है कि ये दोनों बहनें बहुत स्किल्ड हैं। वो एक सीक्रेट हाइड आउट पर पहुंचते हैं जहां वो दोनों लड़कियां अपनी मॉम मिनजुंग और ग्रैंडफादर एल्डर किम के साथ रहती थी। और मिनजुंग और कोई नहीं बल्कि वही औरत है जिसे इग्नोर करके जुंग सेओक 4 साल पहले निकल गया था और उसके हाथ में जो बच्ची थी वो यूजिन है, जिसकी जान बचाने के लिए जुंग सेओक नहीं माना था, लेकिन आज उसी ने जुंग सेओक की जान बचाई। उधर उनके ट्रक के पास एक पूरी गैंग पहुंचती है जिन्हें यूनिट 631 के नाम से जाना जाता है और उनका लीडर था सार्जेंट फर्स्ट क्लास होंग। वो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा था, लेकिन उसे बचाने के बजाय उसे बेरहमी से मार देता है। यहाँ हमें इनके नेचर का भी पता चल जाता है और ये वही लोग हैं जिन्होंने फ्लेयर शूट की थी। वो उस ट्रक को अपने साथ लेकर चल देते हैं, यही सोचते हुए कि वो फूड से भरा हुआ होगा। वो अपने मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचते हैं जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। इधर जुंग सेओक देखता है कि एल्डर किम किसी जेन से रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहा था और उसे पूरा यकीन था कि जेन उन्हें वहां से निकाल लेगी, जबकि मिलिट्री ऑपरेशन तो 4 साल पहले ही बंद हो चुके थे और ये बात उन तीनों को भी पता थी कि उन्हें निकालने कोई नहीं आने वाला। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जुंग सेओक हांगकांग से आया है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 4 साल में वहां फंसे हुए लोगों को बचाने कोई नहीं आया, लेकिन पैसों के लिए 1 मिनट में आ गए। मिनजुंग उससे पूछती है कि उसके बाकी साथियों का क्या हुआ। वो कहता है कि सब मारे गए, लेकिन उधर ट्रक खोलते ही उन्हें चुलमिन मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी तरह की गेम के लिए ले जाते हैं। प्राइवेट किम नाम का आदमी उस ट्रक को चेक करता है और बैग खोलते उसकी भी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो सीधा वहाँ के बॉस कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसे ये सब बता देता है। हम पहली बार में ही समझ जाते हैं कि कैप्टन सीओ एक सन की आदमी है। वो जाकर ट्रक को चेक करता है और कैश के साथ उसे सैटेलाइट फ़ोन भी मिलता है जो कि चुलमिन का था। फ़ोन को ऑन करते ही उस पर कॉल आती है और कॉल उठाने पर सीओ को पता चल जाता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें ट्रक लाने वाले को पैसे भी मिलेंगे और उसे पेनिनसुला से बाहर भी निकाला जाएगा। ये जानने के बाद वो खुद उस ट्रक को पोर्ट पर ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन बिना किसी और को बताए। उधर चुलमिन को बाकी स्लेव्स के साथ एक एरेना में भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें देखने के लिए कई सारे दर्शक थे। एरेना का गेट खुलता है और हमें पता चलता है कि यहाँ ज़ॉम्बिस और इंसानों का फेस ऑफ होगा, जिसके लिए वो सब इतने एक्साइटेड हैं। अपोकलिप्स में भी एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही। तो पहला राउंड कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं, जिनमें चुलमिन भी शामिल है। उधर जुंग सेओक और मिनजुंग डिसाइड करते हैं कि वो उस मिलिट्री कंपाउंड में जाएंगे ट्रक में से सैटेलाइट फोन लेने, जो कि ड्राइवर की सीट के नीचे ही होगा और उसकी मदद से वो पेनिनसुला से बाहर निकल पाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को निकलेंगे जिससे उन्हें आसानी होगी, लेकिन जुंग सेओक को वो बात खाई जा रही थी कि 4 साल पहले उसने उनकी मदद नहीं की थी और वो ये बात जाकर सीधा मिनजुंग को बता देता है। उसकी बात सुनकर मिनजुंग बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो कहती है कि उसने सोचा था कि उसकी बच्चियों को देखकर पहली ही कार रुक जाएगी, लेकिन जुंग सेओक के बाद वहां से 30 और कार गुजरी होंगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरी बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उधर कैप्टन सी और प्राइवेट किम भी प्लानिंग कर रहे थे वहां से निकलने की, सार्जेंट होंग की नज़र में आए बिना। रात हो जाती है और जुंग सेओक और बाकी सब कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन वो सब उस मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते।
मिनजुंग थोड़ी दूरी पर ही कार रोक देती है और वहाँ से सिर्फ वो और जुंग स्योकी आगे बढ़ते हैं। उस मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचकर वो उस ट्रक को भी ढूंढ लेते हैं और ट्रक में सर्च करने पर उन्हें सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, लेकिन वो टूट चुका था और उनके किसी भी काम का नहीं था। वो फिर से होपलेस हो चुके थे। तभी प्राइवेट किम वहाँ पहुंच जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करते ही वो सारा कुछ अपने आप ही उगल देता है कि वो भी वहाँ से निकलना चाहता है और कैप्टन सीओ भी। और सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चला है एक सैटेलाइट फोन से, जो कि उसी के रूम में है। ये सुनते ही जुंग सॉक समझ जाता है कि उसे चुलमिन का फोन मिला है। तभी किम ये भी उगल देता है कि उन्हें ट्रक के अंदर से एक आदमी भी मिला था, जो कि अभी उनकी क्रेजी गेम में हिस्सा ले रहा है। ये सुनते ही जुंग सॉक उसे बचाने के लिए भाग जाता है और उसके जाते ही कैप्टन सीओ वहाँ पहुँच जाता है। वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो सीधा गोलियां चलाने लगता है। तब मिनजुंग जल्दी से ट्रक रिवर्स करके उसे ठोक देती है और उसकी जेब में से सैटेलाइट फोन निकाल लेती है। अब सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन अभी तो उनकी मुश्किलें शुरू हुई थी। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। जुंग स्योक भी अरेना में पहुंच चुका था और वो बिल्कुल ठीक टाइम पर चुलमिन को ढूंढ लेता है। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ और गैंग मेंबर से बचते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन आखिर में एक ज़ॉम्बी जुंग स्योक को दबोच लेता है। अब चुलमिन के पास दो रास्ते थे, या तो वो जान बचाकर वहां से भाग सकता था या वो गन उठाकर जुंग स्योक को बचा सकता था, और वो सेकंड ऑप्शन ही चुनता है। वो ज़ॉम्बी को मारकर जुंग स्योक को बचा लेता है, लेकिन तभी सार्जेंट वांग पीछे से उसे शूट कर देता है। उसे मरा देखकर जुंग स्योक भी सुन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी फैमिली तो अब खत्म हो चुकी थी। सार्जेंट वांग उसे भी शूट करने ही वाला था, तभी मिनजुंग ट्रक लेकर वहां पहुंच जाती है और वो जुंग स्योक को ट्रक में बैठने पर मजबूर करती है। वो दोनों ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सार्जेंट वांग इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, और ना ही सन की कैप्टन सीओ। वांग अपनी पूरी फोर्स लेकर उनके पीछे लग जाता है। उनका ट्रक भी ज़ॉम्बीज़ ने ब्लॉक कर दिया था और शीशा टूटा होने की वजह से वो सब अंदर भी घुसने लगे थे। जैसा कि मैंने कहा था, अभी तो उनकी मुश्किलें शुरू ही हुई हैं। उनका बचना नामुमकिन था। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है। वो जून थी, जो कि अपनी कार की लाइट और हॉर्न से उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेती है। ज़ॉम्बीज़ को वो बहुत आसानी से डाइवर्ट कर देते हैं और पोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे अभी भी पूरी फोर्स थी, जो कि उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ गाड़ियों को तो जून ही ठिकाने लगा देती है, लेकिन हुआंग की गैंग में उसे उसकी टक्कर का एक ड्राइवर मिलता है, जो कि ड्राइविंग में उसके जितना ही स्किल्ड था। वो जून को सांस भी नहीं लेने देता, लेकिन जून के पास उसे एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, और वो था दिमाग। वो बड़ी होशियारी से उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। कई सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वांग अपनी अगली ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो सभी कार्स पर लगी बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ फिर से उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जून अपने स्किल्स का पूरा यूज करते हुए सारा रास्ता क्लियर करती है और जुंग स्योक उनकी लाइट्स को शूट करता है। ऐसे उनका ट्रक आगे बढ़ता रहता है और बाकी गाड़ियां ज़ॉम्बीज़ के बीच ही फंस जाती हैं, लेकिन अभी दो कार्स उनके पीछे ही थी। तभी जुंग स्योक की नजर एक गिरी हुई बिल्डिंग पर पड़ती है और वो मिनजुंग को ट्रक उसके नीचे से निकालने के लिए कहता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी बिल्डिंग है। अगर नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे। मिनजुंग ट्रक उसके नीचे से निकालती है और वो उस बिल्डिंग में कई सारी गोलियां चला देता है, जिससे उसका कांच टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ, ये वही बिल्डिंग है जो जुंग स्योक को तब मिली थी जब वो ट्रक चेक कर रहा था। उनका ट्रक तो वहां से निकल जाता है, लेकिन वो कार्स नहीं निकल पाती और यहाँ उन्हें हैंग और उसकी गैंग से छुटकारा मिल जाता है। वो सैटेलाइट फोन से सिग्नल कर देते हैं। ये पूरा सीक्वेंस भी पूरी तरह एक्शन पैक था और डायरेक्टर का विजन नेक्स्ट लेवल है। पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनके लिए शिप बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो सब बहुत खुश थे। तभी एक कार उनकी कार को टक्कर मार देती है और ये देखकर मिनजुंग की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसी कार में है और टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन सीओ ही है। वो जून को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उनके हथियार नीचे रखवा देता है। अब जैसा वो सन की था, वो जून को कभी भी मार सकता था। यहाँ यूजिन उसे बचाने की कोशिश करती है। वो अपनी रिमोट कार से उसका ध्यान बटाती है और जून फ्री हो जाती है, लेकिन सीओ यूजिन को देख लेता है और वो सीधा उसकी तरफ गोली चला देता है। तभी एल्डर किम उसके सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। मिनजुंग भी जल्दी से अपनी गन उठाती है, लेकिन इतने में सीओ उसके पैर में भी गोली मार देता है और ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। सीओ वहां से निकलने का टिकट ले जा चुका था और वो सब फिर से पेनिनसुला में ही फंस चुके थे। वो ट्रक लेकर शिप में पहुंच जाता है और वो चेक करते हैं कि उसमें कैश है या नहीं। कैश देखने के बाद वो अपना वादा पूरा नहीं करते। वो सीओ को शूट कर देते हैं, जो कि होना ही था। सीओ की जगह अगर वो पूरा परिवार भी होता तो उनके साथ भी यही होना था, क्योंकि 20 मिलियन में हिस्सेदारी रखने के बजाय उन्हें मारना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। खैर, सीओ को उन्होंने शूट कर दिया था, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। वो ट्रक को रिवर्स गियर में डालकर फुल रेस दे देता है और ट्रक शिप से बाहर निकल जाता है। दरवाजा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सीओ खुद तो डूबता है, लेकिन उन्हें भी साथ ले डूबता है और ये सब वो भी देख रहे थे। एल्डर किम धीरे धीरे दम तोड़ रहा था और कुछ ही देर में वो भी मर जाता है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके मरते ही वहां से एक मिलिट्री चॉपर गुजरता है, जिसे वो सब सिग्नल करके रोक लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे और मिनजुंग भाग नहीं सकती थी।
वो जुंग सेओंग से प्रॉमिस लेती है कि इस बार वो उसकी बेटियों की मदद करेगा। वो जून और यूजिन को लेकर चॉपर की तरफ भागता है और मिन जुंग उन्हें कवर करती है। वो एक ट्रक में बैठ जाती है और उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बिस उसे घेर लेते हैं और उसकी बेटियों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। चॉपर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी मदद के लिए रुकने वाली जेन थी, वही जेन जिसके बारे में उनका ग्रैंडफादर बात करता था कि वो उन्हें बचा लेगी। जून उन सोल्जर्स को उसकी मॉम की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी। तभी जून जेन की गन निकाल कर उसी के ऊपर पॉइंट कर देती है और कहती है कि वो अपनी मॉम के बिना नहीं जाएगी। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम सुसाइड करने वाली थी और ये देखकर वो भी बिल्कुल पागल हो जाती है। जेन उसे समझाती है कि उसकी मॉम बिल्कुल सही कदम उठा रही है और इसी में उन सबकी भलाई है। उसकी बेटियां बुरी तरह रो रही थी और जुंग सेओंग ये सब देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। अगर उस वक्त उसने थोड़ा ट्राई किया होता तो उसकी बहन बच जाती, लेकिन वो उन लोगों में से था कि मैंने कोशिश की लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब उसके नेफी ने उसकी बहन को जाने नहीं दिया और वो भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, तब वो थोड़ी और कोशिश कर सकता था और उसे जबरदस्ती वहां से निकाल सकता था, जिससे उसकी बहन की जान बच जाती, बिल्कुल वैसे जैसे मिन जुंग ने उसे जबरदस्ती ट्रक में बैठाया था। वो भी तो उम्मीद हार चुका था, लेकिन अब तक भी वो जिंदा है और इस बार वो अपनी कोशिश को साइड में रखता है और पूरी कोशिश करता है। वो मिंग जुंग को बचाने जाता है और उसे देखकर वो भी अपना डिसीजन बदल लेती है, क्योंकि उसे भी एक उम्मीद दिखाई देती है जो कि पहले दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। वो भी फाइट बैक करती है और इतना वो चॉपर तक पहुंचे जुंग सेओंग ज़ॉम्बिस को संभालता है। इस पूरी कोशिश का रिजल्ट ये निकलता है कि अब आगे की जिंदगी उन दोनों लड़कियों को उनकी मां के बिना नहीं निकालनी पड़ेगी। वो चारों सही सलामत उस चॉपर पर चढ़ जाते हैं और पेनिनसुला से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ट्रेन टू बुसान की तरह इस मूवी में भी बहुत सारा इमोशन और ड्रामा ऐड किया गया है, जो कि सिर्फ कोरियन ज़ॉम्बी मूवीज में ही हो सकता है। अगर आप यूएस की ज़ॉम्बी मूवीज देखो तो उनमें ड्रामा की कोई जगह नहीं है। ज़ॉम्बी के माथे में गोली मारो और खेल खत्म करो, लेकिन इन मूवीज में ज़ॉम्बी किलिंग पर उतना फोकस नहीं किया जाता जितना कि स्टोरी लाइन और प्लॉट पर किया जाता है, जो कि कोरियन सिनेमा की खासियत है। और अब वर्ल्ड वाइड इस कोरियन स्टाइल के लाखों और करोड़ों फैंस बन चुके हैं। इस मूवी में एक और बात नोटिस करने वाली है कि इंट्रो के अलावा पूरी मूवीज में ज़ॉम्बिस ने किसी को नहीं काटा, कोई भी मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बी नहीं बना। सार्जेंट वांग बना होगा लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ज़ॉम्बिस पर फोकस नहीं किया गया। ज़ॉम्बिस तो बिल्कुल प्रॉप्स की तरह थे जिन्हें सब यूज कर रहे थे। खैर, मुझे तो मूवी पसंद आई और वर्ल्ड वाइड भी ये बहुत अच्छा कर रही है। बिजनेस पर्पज से इस मूवी को यूएस में ट्रेन टू बुसान पेनिनसुला के नाम से रिलीज किया गया, क्योंकि इस टाइम वहाँ पर ट्रेन टू बुसान बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे इस मूवी का टाइटल सिर्फ पेनिनसुला है और इस मूवी को 2020 के कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाना था, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस मूवी में एक फास्ट एंड फ्यूरियस और मैड मैक्स का टच भी है, जो कि आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।